Hi everyone, my name is Anjali and I am your biology tutor at B Personified Education Services. आज मैं इस वीडियो में आपके लिए अश्वत्थ एमएनएस फ्री मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ। इस टेस्ट सीरीज में हम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन एमएनएस हम डिस्कस करेंगे। ये मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए एक्चुअल में एक मॉक टेस्ट होगा फॉर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, बिकॉज इस सीरीज में जैसे जैसे ये वीडियो आगे फर्दर चलेगा, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी स्लाइड पर, उसके 4 ऑप्शंस आपके लिए रीड करूंगी और फिर आपको 10 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। उस 10 सेकेंड्स के टाइम में आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहां पर अपना फटाफट से आंसर लिखेंगे जो आपको लगता है 4 ऑप्शन में सही होगा, और फिर आप वापस से वीडियो में आएंगे। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर उस क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगी और साथ में उसको एक्सप्लेन करूंगी। इस वीडियो की खास बात ये रहेगी बच्चों कि हम लोग 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को तो डिस्कस करेंगे, सही ऑप्शन को तो सभी डिस्कस करते हैं, इसीलिए हम भी डिस्कस करेंगे, लेकिन खासियत ये है कि हम लोग बचे हुए 3 ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि वो उस क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं हो सकता। इसीलिए एक क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप 4 कॉन्सेप्ट सीखकर इस वीडियो से जाएंगे फॉर 1 क्वेश्चन, और आप 50 क्वेश्चंस आप इस टेस्ट सीरीज में कंप्लीट कर रहे होंगे। ये टेस्ट सीरीज सभी बच्चों के लिए फ्री में प्रोवाइडेड है, इनिशिएटेड बाय बी पर्सोनिफाइड एजुकेशन सर्विसेज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस बिगिन विद दिस ब्यूटीफुल मॉक टेस्ट सीरीज अबाउट डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, विच सेल्स ऑफ क्रिप्स ऑफ लिबर कोहन सिक्रीट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम? ऑप्शंस आर पेनेट सेल, zymogen cells, कुफर सेल्स और आर्जेंटिफिन सेल्स। अब आपको 10 सेकंड का टाइम मैं दूंगी, 10 सेकंड में जाइए फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। ओके स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट कि आप इसको सिर्फ बैठकर देखेंगे, दिस इज योर मॉक टेस्ट, सो गो एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट बच्चों, आपके 10 सेकंड्स खत्म हो चुके हैं। लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन। सो बधाई हो उन बच्चों को जिन्होंने करेक्ट ऑप्शन ए को टिक किया है। व्हाई? बिकॉज बच्चा क्या होता है, क्रिप्स ऑफ लिबर कोहन, क्रिप्स ऑफ लिबर कोहन कहाँ के सेल्स होते हैं बच्चों? सबको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके क्रिप्स ऑफ लिबर कोहन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और क्रिप्स ऑफ लिबर कोहन में पेनेट सेल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। पेनेट सेल्स, ये जो पेनेट सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम को सिक्रीट करते हैं। जो आपके पेनेट सेल्स होते हैं वो एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम को सिक्रीट करते हैं। तो ऑप्शन आपका आएगा क्रिप्स ऑफ लिबर कोहन के कौन से सेल्स? पेनेट सेल्स। बाकी के बच्चे 3 सेल्स को भी हमें डिस्कस करना है इस स्लाइड में, अदरवाइज आपको जब किसी और क्वेश्चन में एग्जाम में ये वाले ऑप्शंस आएंगे तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। सो zymogen सेल्स क्या होते हैं? फर्स्टली zymogen सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? zymogen सेल्स बच्चा पैंक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। zymogens कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पैंक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आपके जो कुफर सेल्स होते हैं, कुफर सेल्स कैसे होते हैं? फेजोसिटिक होते हैं। फेजोसिटिक मतलब किसी भी फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ कर लेना। फॉरेन पार्टिकल को क्या कर लेना स्टूडेंट्स? एनगल्फ कर लेना, मतलब कि खा लेना। कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आया विच इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, तो कुफर सेल्स आर गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दैट। तो कुफर सेल्स क्या करेंगे? फॉरेन पार्टिकल्स को एनगल्फ कर लेंगे, विच मींस दे हैव फेगोसिटिक एक्शन। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चा? लिवर में प्रेजेंट होते हैं। कुफर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लिवर में। जो आपके हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं ना, वहां प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? zymogen सेल्स और कुफर सेल्स। लास्ट है हमारे पास आर्जेंटिफिन सेल्स। आर्जेंटिफिन सेल्स बच्चा राउंड शेप के सेल्स होते हैं। कहाँ मिलते हैं? स्टमक की वॉल पर मिलते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की वॉल पर मिलते हैं, ठीक है। तो आपके ये आर्जेंटिफिन सेल्स भी हमने डिस्कस कर लिए। सो लोकेशन के बेसिस पर अगर बात की जाए तो चारों सेल्स का लोकेशन डिफरेंट था। तो यहां से भी एक तरीके का हिंट लगा जा सकता था कि क्रिप्स ऑफ लिबर कोहन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ऑप्शन थी वो सिर्फ पेनेट सेल्स की थी, इसीलिए आपका सही जवाब होगा बच्चों पेनेट सेल्स। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ बाकी के 3 गलत ऑप्शंस को। और उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर देने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में, जिससे आपको ये पता लग सके कि आप कितने पानी में हैं, और उस तरीके से आप अपनी तैयारी आगे करेंगे। और आपको टाइम मिलेगा उसके लिए 10 सेकंड का, ठीक है।
बायो का पेपर है बच्चा, बहुत इजी पेपर है और एनसीईआरटी से डायरेक्ट पेपर बना हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बेबी बॉय एज्ड 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth. Which teeth were absent? And the options are incisors, molars, premolars and canines. ठीक है बच्चों, आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, जाइए कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जवाब लिखिए। आई होप आप लोगों ने डेंटल आपका फॉर्मूला पढ़ा होगा, अडल्ट्स का और चाइल्ड का, तो आपको इस सवाल का जवाब ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके गाइस, आप लोगों का 10 सेकंड का टाइम हो गया खत्म। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, द करेक्ट ऑप्शन इज सी एंड द करेक्ट आंसर इज बच्चा प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स जो रहेंगे 1-2 साल के बच्चे में एब्सेंट रहेंगे। प्रीमोलर्स आर एब्सेंट इन चाइल्ड, एब्सेंट इन चाइल्ड। अब बच्चों क्या होता है, आपको पता है जो आपका डेंटल फॉर्मूला होता है, आपका जो डेंटल फॉर्मूला होता है उसमें आपके पास 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन डेंटिशन में, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। और जो इंसिजर्स होते हैं वो 2, 1, 2, 3, इंसिजर्स 2, कैनाइन्स 1, प्रीमोलर्स 2 एंड मोलर्स 3 बाय 2, 1, 2, 3। ये एक अडल्ट का क्या है, डेंटिशन फॉर्मूला है। ये एक अडल्ट का बच्चों क्या है, डेंटिशन फॉर्मूला है। और बेसिकली ये जो डेंटिशन फॉर्मूला है इसका मतलब होता है ये हाफ जो आपका जॉ होता है, हाफ जॉ सपोज टू बी, ये आपका प्रॉपर डेंटिशन है जिसमें आपके 32 टीथ्स आर देयर। मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 2 हिस्सों में, ये आपका लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, ये आपका राइट वाला पार्ट हो गया। अब मैं इसको और ज्यादा डिवाइड करूं तो ये 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो बेसिकली ये वाला जो आपका हिस्सा है, ये वाला, ये डेंटिशन में आपको यहाँ सिखाने लग रही हूँ 2, 1, 2, 3 बाय 2, 1, 2, 3। तो देखा जाए तो ये अडल्ट का है। लेकिन अगर मैं एक चाइल्ड की बात करूं, एक बच्चे की बात करूं, जो हमारे क्वेश्चन में बेसिकली ऑब्जेक्टिव है एक बच्चा, उसका डेंटिशन होता है 2102 बाय 2102। अब ये 0 आप जानते हैं प्री मोलर्स के लिए है। तो बच्चों यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि इंसिजर्स और कैनाइन का नंबर हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे वो चिल्ड्रन में हो चाहे वो अडल्ट्स में हो। लेकिन प्री मोलर्स जो होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं एक बच्चे में, और वो अडल्टहुड जैसे जैसे आता है वैसे वैसे आपके प्री मोलर्स डेवलप करते हैं। एक्चुअली जो आपके प्री मोलर्स होते हैं वो आपके परमानेंट टीथ होते हैं। जब बच्चे में परमानेंट टीथ आते हैं तभी प्री मोलर्स आते हैं। इसका कोई भी मिल्क टूथ नहीं होता है। जैसे इंसिजर्स मिल्क टूथ में भी 2 होते हैं और बाद में जब परमानेंट आते हैं तब भी 2 आते हैं। लेकिन प्री मोलर्स आपके मिल्क टीथ में बच्चा जो आपके प्री मोलर्स हैं वो एब्सेंट रहते हैं। और जो बच्चे इस बात में कंफ्यूजन है कि ये 3 से 2 कैसे हो गया है, ये मोलर्स वाला 2 है बच्चा। मोलर्स भी आपके एक एक चारों जगह पे, चारों दाढ़ के दांत बोलते हैं इसको, ये जो 4 आपके मोलर्स होते हैं बच्चा, ये विजडम टीथ जिसको बोलते हो, ये बाद में आते हैं। ये भी कब आते हैं, बाद में आते हैं। यानी कि विजडम टीथ कब आते हैं, जब आप 17 और 18 ईयर्स की एज से ऊपर हो जाते हो। यानी कि जो 4 ये मोलर्स हैं ये भी सिर्फ परमानेंट टीथ को बिलोंग करते हैं, इनका कोई भी मिल्क टूथ नहीं होता है। तो आई होप आप सब समझ गए हैं इसका आंसर प्री मोलर्स क्यों है। जिन बच्चों को ये बात समझ में आई है वेरी गुड, और जिन बच्चों को ऑलरेडी इसका आंसर पता था वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स, यानी कि आप लोगों की तैयारी ठीक ट्रैक पर चल रही है। आगे बच्चा थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने लग रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे एक्टिवली क्विज में पार्टिसिपेट करें बच्चों, क्योंकि आपको पता है आपका मॉक टेस्ट चल रहा है। ठीक है, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो बच्चा। सो क्वेश्चन इज, द डाइजेशन ऑफ द ह्यूमन मिल्क इन इन्फेंट इज कैरिड आउट बाय, एंड योर ऑप्शंस आर पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन और लाइपेज। कम ऑन स्टूडेंट्स, आंसर इट। एंड आई होप आप सभी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्विज में, बिकॉज दिस इज योर मॉक टेस्ट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोगों ने जवाब दिया होगा कमेंट बॉक्स में जाकर, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी बाद में। सो द करेक्ट आंसर इज बच्चा रेनिन। करेक्ट आंसर इज रेनिन। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि जो इन्फेंट होते हैं, जो आपके इन्फेंट होते हैं यानी कि जो बच्चे होते हैं, वो जो मिल्क पीते हैं उसमें जो एक मिल्क में प्रोटीन होता है, जो मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन होता है, उसकी डाइजेशन कौन सा एंजाइम करता है। क्वेश्चन था मिल्क प्रोटीन की डाइजेशन इन्फेंट के केस में कौन सा एंजाइम
एंजाइम करता है? ऑप्शन थे बच्चा पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन और लाइपेज। ऑप्शन था पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन और लाइपेज। सही आंसर आपका लाइपेज था। ठीक है, पेप्सिन क्यों नहीं था? पेप्सिन एक्चुअली में होता एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है। ठीक है, पेप्सिन क्या होता है आपका? एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है। लेकिन ये क्या करता है? ये अडल्ट के केस में करता है। ये अडल्ट के केस में प्रोटीन पे इमीडिएटली जाकर इफेक्ट करता है, उसकी डाइजेशन करता है। ये चाइल्ड में भी करता है, यानी कि इन्फेंट में भी करता है, लेकिन आफ्टर द एक्शन ऑफ रेनिन। इट अकर्स इन इन्फेंट बट आफ्टर द एक्शन ऑफ रेनिन। ठीक है, बच्चों में पहले रेनिन करेगा, उसके बाद आपका कौन आएगा? पेप्सिन आएगा। सेकंड बात करते हैं ट्रिप्सिन की। तो ट्रिप्सिन बच्चा एक्चुअली में क्या होता है? स्टमक में प्रेजेंट नहीं होता है, होता ये भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, लेकिन ये बच्चों में रेनिन पहले एक्ट करेगा स्टमक में, बाद में जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तब ट्रिप्सिन एक्ट करने वाला है। लाइपेज तो बच्चा प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता ही नहीं है, ये लिपिड का एंजाइम होता है। ये लिपिड की लाइसिस करता है, ये लिपिड की डाइजेशन करता है। इसीलिए लाइपेज तो आपका ऑप्शन में होना ही नहीं चाहिए आपके आंसर देने के टाइम पर। सो आपका करेक्ट आंसर बच्चा आएगा रेनिन। एक बात याद रखेंगे बच्चों, बहुत जरूरी, एक आपका और होता है रेनिन। ये बच्चा आप किडनी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, ये आप किडनी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। इसमें सिंगल एन होता है, ये जो डबल एन वाला है ये आपका क्या होता है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम। यही आपका प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है। आगे बात करते हैं बच्चा रेनिन को। रेनिन क्या करेगा? रेनिन इज एन एंजाइम फाउंड इन द स्टमक ऑफ यंग चिल्ड्रन। ये देखो, ये आपके इनसॉल्युबल मिल्क प्रोटीन्स में चेंज करता है। किसको? सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन्स को। ये आपके सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन है जिसको चेंजेस कर रहा है इनसॉल्युबल मिल्क प्रोटीन पे, ताकि फिर पेप्सिन उस पर एक्ट कर सके। ठीक है, ताकि फिर पेप्सिन उस पर एक्ट करे। ये प्रोसेस इसलिए होती है ताकि बच्चे को बार बार फीड करवाने की जरूरत ना पड़े, ताकि बच्चे को नो फीडिंग रेगुलरली, बार बार उसको फीड ना करवाना पड़े। इसीलिए उस पे पहले पेप्सिन एक्ट करता है, सॉरी पहले रेनिन एक्ट करता है, फिर उस पे पेप्सिन एक्ट करता है। आगे बच्चा बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का। नॉर्मली इन द ह्यूमन बॉडी वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अकर? योर ऑप्शन आर duodenum, tongue surface and oral lining, rectum and vermiform appendix and your cecum. Come on students, you have 10 seconds to answer your question. जाइए कमेंट बॉक्स में और अपना आंसर को लिखिए बच्चों। कम ऑन, मॉक टेस्ट चल रहा है, भूलिएगा मत, लिखिए जाके। आई होप सभी स्टूडेंट्स अपना आंसर लिख रहे होंगे या लिख चुके होंगे। चलिए बच्चा देखते हैं सही जवाब। सही जवाब है बच्चा सीकम। द राइट आंसर इज योर सीकम। क्वेश्चन है बच्चा, कौन से पार्ट में ह्यूमन बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सिम्बायोटिक होती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहां पर रह रहे हैं बॉडी में? ऑप्शंस में पहला था आपका ड्यूडेनम। ड्यूडेनम बच्चा ऑप्शन में था, तो ड्यूडेनम में तो कोई आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। फिर था टंग का सरफेस और ओरल लाइनिंग। यहाँ तो बच्चा आपका पेपिले प्रेजेंट होता है जहां तक मुझे पता है ना, और पेपिले पर टेस्ट बड्स होते हैं। तो यहाँ भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो सिम्बायोटिक में नहीं रहता है। फिर आपकी बात करते हैं रेक्टम और वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज जरूर हुए होंगे कि ये आंसर हो सकता है। एक्चुअली ये पार्ट आपके लार्ज इंटेस्टाइन का होता जरूर है, लेकिन इसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सिम्बायोसिस नहीं लिखी होती है। वो कहाँ लिखी होती है? सीकम में लिखी होती है ना। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे बच्चा पिक्चर भी ड्रॉ है, लेट अस सी दैट फर्स्ट। हम ज्यादा आगे आ गए हैं, थोड़ा और पीछे चलते हैं। तो ये रहा बच्चा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। आप देखिए इसमें वेरियस पार्ट्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। ये सीकम है, पहला पार्ट सीकम होता है। फिर ये आपके कोलॉन के पार्ट है, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन और सिग्मोइड कोलॉन। ये चारों पार्ट्स जो हैं वो कोलॉन को बिलोंग करते हैं, है ना, जैसी उनकी शेप है उस हिसाब से। और फिर लास्ट पार्ट आता है बच्चा आपका रेक्टम का। तो यहाँ जो सीकम होता है ना, इसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होस्ट करता है। ये लिखती है एनसीईआरटी की सीकम host the association of some micro organisms। ठीक है, so basically your answer is going to be cecum। अब बच्चों आपका मॉक टेस्ट चल रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं कि आपको कितने सवालों के जवाब है पता और कितने सवालों के जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, या कितने सवालों के जवाब में आप 50-50 या 40-60 की कंफ्यूजन लेके बैठे हुए हैं। सो एक्चुअली बच्चों आप में से बहुत होंगे जो ऐसा सोच रहे होंगे कि अभी तक हमारे आंसर सही नहीं हुए हैं और अब हम क्या करें, अब हमारी प्रिपरेशन खत्म। तो नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है। मैं आपके लिए गुड न्यूज लेकर आई हूँ। आपको 15 फरवरी से बैच मिलने वाला है, नोन एज योर सारथी बैच। जिस तरीके से
जिस तरीके से बच्चा एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी अभी तैयारी नहीं हुई है उसको तैयारी करनी है, ठीक है, या फिर एक ऐसा स्टूडेंट जो तैयारी कर चुका है लेकिन उसको रिवीजन करनी है ना, एक बार ही आपका सिलेबस हो गया बट आपको रिवीजन करनी है, या फिर अभी तक आपका एक बार भी सिलेबस नहीं हुआ है और आप लोग टेंशन में बैठे हैं कि करें क्या। तो बच्चों सारथी बैच आप लोगों के लिए सॉल्यूशन है, सारथी बैच आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। कैसे? इस बैच में बच्चा आपको करवाया जाएगा कंप्लीट एमएनएस का सिलेबस, ठीक है, वो भी डेप्थ में। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ क्रैश कोर्स जैसा करवा दिया जाएगा, इसको डेप्थ में आपको सिलेबस करवाया जाएगा सभी सब्जेक्ट्स का। ऑल सब्जेक्ट्स आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइडेड होंगे, ऑल सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड इन दिस बैच ओनली। और आपको यहाँ पर सीनियर और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज आपको मिलेंगी हर एक सब्जेक्ट की, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए और आपके टेस्ट सीरीज यहाँ पर प्रोवाइडेड होंगे, ठीक है। तो आपको बेसिकली जैसे हर एक प्रॉपर बैच स्टार्ट होता है उसमें हर एक चीज आपको प्रोवाइड होती है वो आपको इस बैच में प्रोवाइड होगी। इसकी डिटेल्स के लिए स्टूडेंट आपको स्क्रीन पर कुछ नंबर स्क्रॉल कर रहे होंगे, वहां आप कॉल करके पूछ सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, या कोई इंक्वायरी है तो वो पूछ भी सकते हैं बेझिझक होकर, या फिर हमारी बी पर्सोनिफाइड की वेबसाइट होती है, हमारी बी पर्सोनिफाइड की जो वेबसाइट है बच्चा, आप वहां पर जाकर भी अपनी क्वेरीज को कंप्लीट कर सकते हैं या फिर अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो बच्चा सारथी बैच भूलिएगा मत, 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बनकर, जहां पर आप एमएनएस की तैयारी कर सकते हैं। आगे बच्चों बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। Two friends are eating together at a dining table and one of them suddenly starts to cough while swallowing some food. The main reason behind the coughing is due to the improper movement of the, your options are going to be neck, tongue, diaphragm and epiglottis. Come on students, you got 10 seconds. मैंने आपके लिए आंसर अगली स्लाइड में बनाया हुआ है और क्वेश्चन और ऑप्शंस तीनों मैंने आपके लिए पढ़ दिए हैं, आप फटाफट से आंसर दे दीजिए जाकर। आपका तो काम बड़ा कम है आंसर देना, बाकी काम तो मैं कर रही हूँ ना आपके लिए। दीजिए बच्चों आंसर। Come on students, I hope you guys are going in the section box. ओके स्टूडेंट्स, आपका टाइम जो है खत्म होता है और आपका जवाब शुरू होता है। जवाब है बच्चा एपिग्लॉटिस। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि दो फ्रेंड्स डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे हैं, है ना, और उसमें से एक फ्रेंड को कफ स्टार्ट हो गया, उसमें से एक फ्रेंड्स को कफ स्टार्ट हो गया, मतलब खांसी स्टार्ट हो गई बेसिकली। हुई क्यों होगी? ऑफ कोर्स उसका फूड फंस गया होगा कहीं पर। आपको पता है आपकी एक फूड पाइप होती है जिसको आप इसोफेगस कहते हैं और आपकी विंड पाइप होती है जिसे आप ट्रेकिया कहते हैं। तो बेसिकली ये दोनों अलग अलग होती हैं। फूड पाइप इज मेंट टू हैव द फूड एंड विंड पाइप इज मेंट टू हैव द एयर। इसमें एयर जाता है और इसमें फूड जाती है। तो बेसिकली कभी कभी खाना खाते खाते फूड पाइप की जगह इस विंड पाइप में घुस जाता है। तो इस विंड पाइप में घुस जाता है खाना, तो एकदम से खांसी शुरू हो जाती है। तो इस विंड पाइप में खाना ना घुसे उसकी जिम्मेदारी होती है इस एपिग्लॉटिस की। ये एपिग्लॉटिस आपका एक फ्लैप लाइक कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है, यानी कि कार्टिलेज का बना हुआ है। ये आपका एक फ्लैप लाइक कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है जो बचाता है आपके ग्लॉटिस को, यानी कि ये जो आपका पार्ट है नीचे वाला इसे आप ग्लॉटिस कह रहे हो, इसको आप ग्लॉटिस कह रहे हो, जहां पर खाना नहीं जाना चाहिए। ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, इट इज द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, ठीक है। यहाँ पर खाना नहीं जाना चाहिए और इसको बचाने के लिए एक ढक्कन प्रेजेंट होगा ग्रीन वाला जिसे आप कहोगे एपिग्लॉटिस। तो बेसिकली आंसर आएगा एपिग्लॉटिस, बिकॉज एपिग्लॉटिस वो स्ट्रक्चर है जो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, इसीलिए खाना ग्लॉटिस में गया और इसीलिए उस इंसान के खाना जो है गले में फंसा और उसको क्या होने लगी? कफिंग होने लगी, ठीक है। तो आंसर है बच्चा एपिग्लॉटिस। आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स 6th क्वेश्चन की। If for some reason our goblet cells are non-functional, it will adversely affect the maturation of the sperms, secretion of sebum from sebaceous glands, production of somatostatin या फिर smooth movement of food down the intestine। आप लोगों के पास 10 seconds का टाइम है, जाकर फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखिए। पार्टिसिपेट इन द मॉक टेस्ट बच्चा, दिस इज द ओनली वे टू नो कि आप कितना तैयारी अभी तक कर चुके हैं और कितनी अभी बाकी है। चलिए जवाब लिख दिया होगा अभी तक। सो ऑप्शन जो सही है बच्चा वो है डी। तो बधाई हो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन टिक किया था। क्वेश्चन बच्चा कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी रीजन से आपका जो गॉबलेट सेल्स है, गॉबलेट सेल्स नॉन फंक्शनल हो जाए तो क्या नहीं होगा, यानी कि क्या ऐसा है जो एडवर्सली अफेक्ट करेगा। सो पहले तो बच्चा आपको जानना होगा कि गॉबलेट सेल्स क्या होते हैं और क्या इनका काम होता है। सो गॉबलेट सेल्स आर योर म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स, ठीक
ठीक है। म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं आपके गॉबलेट सेल्स। अब ऑब्वियसली सी बात है, म्यूकस जो है वो बॉडी में ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, फूड को इजीली उसका पैसेज हो सके उसके लिए ल्यूब्रिकेट करता है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन दी इसोफेगस या फिर कोई और स्ट्रक्चर जहां पर भी गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होंगे, मूवमेंट ऑफ फूड। तो बेसिकली मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स में तो इसका कोई पार्टिसिपेशन है नहीं। सिक्रेशन ऑफ सीबम फ्रॉम सीबेशियस ग्लैंड्स, बच्चा सीबेशियस ग्लैंड्स का काम होता है सीबम सिक्रीट करना और उसमें म्यूकस का कोई रोल नहीं होता, इसलिए नो। प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन, ये एक हार्मोन है बच्चा, और हार्मोन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं और गॉबलेट सेल इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, सो नो। आंसर आपका आएगा स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन, यानी कि यहाँ पर इंटेस्टाइन में जो गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होंगे वो म्यूकस अगर प्रॉपरली सिक्रीट नहीं करेंगे तो फूड भी प्रॉपरली इंटेस्टाइन में मूव नहीं करेगा। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी योर स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन। आगे बच्चों बात करते हैं 7th क्वेश्चन, द कॉमन पैसेज इन swallowing फूड एंड ब्रीदिंग। ऑप्शंस आर गलेट, ग्लॉटिस, लैरिंक्स एंड फेरिंक्स। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम है बच्चा, जाइए और जवाब दीजिए। कम ऑन बच्चों, you got your 10 seconds, go participate in the mock and know what your preparation level is. ऑल राइट बच्चों, आई होप सभी बच्चे जवाब देकर आ चुके होंगे अभी तक वापस। चलिए फिर हम लोग जवाब डिस्कस कर लेते हैं। आंसर इज फेरिंक्स। बच्चों पूछा गया है द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, आंसर इज गोइंग टू बी योर फेरिंक्स। बहुत बार आपने एनसीईआरटी में लिखा देखा होगा, अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते होंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपकी तैयारी का तरीका ही एकदम गलत है। फेरिंक्स इज द कॉमन पैसेज, फेरिंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फूड एंड एयर। ये देखो बच्चों, फेरिंक्स में ये नेजोफेरिंक्स है, ये ओरोफेरिंक्स है। नेजोफेरिंक्स नेजल पैसेज को मिलाकर बनता है जहां पर मेनली एयर आती है, और जो ओरोफेरिंक्स है यहाँ पर फूड भी आता है और एयर भी आती है। ये दोनों के दोनों पार्ट जो है आपके फेरिंक्स को बिलोंग करते हैं। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि फेरिंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इसी के साथ बच्चों 3 ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे गलत वाले ऑप्शंस है। सो पहले ऑप्शन है गलेट। गलेट होता है बच्चा, गलेट क्या होता है? गलेट होता है ओपनिंग ऑफ योर इसोफेगस। अब आपको पता है इसोफेगस तो फूड के लिए बनी होती है, तो इसमें तो फूड आएगा, इसमें तो एयर नहीं होगी। ग्लॉटिस की बात करें तो ग्लॉटिस अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या प्रिवेंट करता है? एंट्री ऑफ फूड इनटू द एयर। तो ग्लॉटिस में भी फूड नहीं जा सकता है, इसमें सिर्फ एयर जाएगी। लैरिंग्स की बात करते हैं तो बच्चा लैरिंग्स आपका वॉइस बॉक्स होता है, और वॉइस बॉक्स बच्चा सिर्फ एयर को अलाउड करता है, नो फूड। फेरिंक्स इज द ओनली पैसेज जहां पर एयर और फूड दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो सही आंसर बच्चों आपको क्या आएगा? फेरिंक्स आएगा। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रेकिया ड्यूरिंग डिग्लूटेशन इज पैले, लैरिंक्स, फेरिंक्स एंड एपिग्लॉटिस। कम ऑन स्टूडेंट्स, 10 सेकंड का टाइम है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे अभी तक वीडियो में तो आपको इसका जवाब पता होगा, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, हाँ जी बच्चा, हिंट है आपको, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट से जाइए कमेंट बॉक्स में और आंसर दीजिए। कम ऑन, हो गया बच्चा, 10 सेकंड का टाइम खत्म। तो चलिए फिर फटाफट से क्या करेंगे, इसको डिस्कस। तो सही आंसर है एपिग्लॉटिस। शाबाश बच्चों, जो ऑलरेडी अच्छे से वीडियो देख रहे हैं और उनको पहले वीडियो में सुनकर जवाब याद आया, शाबाश उनको भी जिनको पहले से ये जवाब पता था। और वो बच्चे जिन्हें ये जवाब नहीं पता था, इट्स ओके बच्चों, वीडियो में मेरे साथ बने रहे। ये टॉपिक ये हम लोग अभी कई बार डिस्कस करेंगे तो आपको याद हो जाने वाला है इवेंचुअली वीडियो के बाद। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस इज द स्ट्रक्चर बच्चा जो हमारा इसका सही आंसर है। डिस्कस कर लेते हैं बाकी के 3 ऑप्शंस भी साथ में। सो वो स्ट्रक्चर, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? वो स्ट्रक्चर जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रेकिया ड्यूरिंग डिग्लूटेशन। अभी आपको बताया जो ट्रेकिया है, यानी कि जो आपका फूड पाइप है, सॉरी आपकी विंड पाइप है। ट्रेकिया आपकी क्या है? विंड पाइप है, और यहाँ पर फूड अलाउड नहीं है। तो फूड यहाँ ना जाए उसको गार्ड करने का काम किसका होता है बच्चा? एपिग्लॉटिस का होता है। सही आंसर आपका एपिग्लॉटिस आएगा। आपका जो पहले है बच्चा, पहले आपका क्या होता है? पहले आपका रूफ ऑफ योर बकल कैविटी को आप बोलते हो। बकल कैविटी की रूफ को आप पहले कहते हो, जिसका कोई काम नहीं होता है रोकना फूड को अंदर जाने से। लैरिंग्स आपका क्या है? वॉइस बॉक्स है, यहाँ तो फूड जाता ही नहीं
नहीं है, ये बाद में आता है ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस के बाद, तो नो। फिर आता है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स तो बच्चा आपका कॉमन पैसेज हो गया, अभी पढ़ के आए हैं ना। फेरिंग्स आपका क्या है, कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। तो सही बच्चा आपका जवाब जो आएगा वो एपिग्लॉटिस आएगा। ये कॉन्सेप्ट ना बड़ा इंपॉर्टेंट है एपिग्लॉटिस वाला, इसमें से काफी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको इस मॉक टेस्ट में भी काफी टाइप के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, है ना। हमने आपके लिए अश्वत्थ मॉक टेस्ट चलाई है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट आउट देयर। तो आइए और एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, जाके कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। आगे बच्चा बात कर लेते हैं हम लोग, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल डू नॉट सिक्रीट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। ऑप्शंस आर माउथ, स्टमक, ड्यूडेनम एंड इसोफेगस। ठीक है, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है बच्चों, आप जाके फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिख सकते हैं। कम ऑन स्टूडेंट, जाइए और अपना जवाब लिखिए। ठीक है बच्चा, आंसर चेक करते हैं क्या है। देखिए बच्चा, आंसर है आपका इसोफेगस। आंसर क्या है आपका, इसोफेगस। इसोफेगस ये रही बच्चा, ये जो येलो कलर की आपको फूड पाइप दिख रही है, इसी को आप क्या कहते हैं, इसोफेगस कहते हैं। ये बच्चा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो नो एंजाइम फॉर डाइजेशन, नो एंजाइम फॉर डाइजेशन, ये कोई भी एंजाइम डाइजेशन के लिए सिक्रीट नहीं करता है। सो इट सिक्रीट नो एंजाइम फॉर डाइजेशन, इसीलिए आपका सही जवाब रहेगा इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस में से पेरिस्टालसिस के थ्रू आपकी मूवमेंट होती है फूड की, लेकिन कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट ना होने की वजह से यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होती है। आगे बात करते हैं बच्चा बाकी के 3 ऑप्शंस को। माउथ में क्या होता है बच्चा, माउथ में आपका लाइसोजाइम जो है सिक्रीट होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। साथ में आपका जो अमाइलेज है, अमाइलेज भी यहीं पे होता है। स्टमक की बात कर लेते हैं बच्चा, स्टमक में तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं आपके। सबसे पहले तो पेप्सिन ही होता है, ठीक है, ऊपर जो डिस्कस करके आए हैं। बच्चों में रेनिन होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में बच्चा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पहला पार्ट है, यहाँ पर तो सबसे ज्यादा डाइजेशन होती है, मोस्ट डाइजेशन यही होती है और मोस्ट अब्जॉर्प्शन भी यही होती है, इसीलिए यहाँ पर मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर देयर, मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन योर ड्यूडेनम वाला पार्ट। सो इफेक्टिवली आंसर आएगा आपका इसोफेगस। ठीक है, आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका रहेगा इसोफेगस का। बच्चों कमेंट बॉक्स में जो बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं उन्हें बोल रही हूँ सुधर जाओ और अभी भी मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दो। जो दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है। So sorry for disturbing you in between. बट आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग कि इस टाइम पे जो आपका लेक्चर चल रहा है, इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ लेक्चर जहां पे आपके ये जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको वहां पर लाइव पढ़ाएंगे, आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, हर हफ्ते आपके टेस्ट भी लेंगे, आपको क्विजेस भी देंगे, आपको पीडीएफ नोट्स भी देंगे, हर एक चीज देंगे जो आपकी प्रिपरेशन के लिए एसेंशियल है। एंड वो सारी चीजें आपको मिलेंगी सारथी बैच के अंदर। इफ यू वांट टू एनरोल द सारथी बैच, नंबर जहां पर स्क्रॉल हो रहे हैं, कॉल अस नाउ एंड बुक योर स्लॉट नाउ बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड। सो एंजॉय लेक्चर। ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इज गलेट, ग्लॉटिस, लैरिंक्स, फेरिंक्स। 10 सेकंड का बच्चों टाइम है, जाइए जवाब लिखिए। जो बच्चे वीडियो अच्छे से देख रहे हैं उन्हें तो समझ में आ गया होगा कि आंसर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ऊपर। चलिए बच्चों, ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इज, ओपनिंग ऑफ इसोफेगस को क्या बोलते हैं बच्चा? चलिए बच्चों, बढ़िया जवाब दे दिया होगा तो बढ़िया बात है। चलिए, ओपनिंग ऑफ इसोफेगस को कहते हैं बच्चा गलेट। गलेट क्या होता है? गलेट होता है आपका ओपनिंग ऑफ इसोफेगस। ठीक है, ओपनिंग ऑफ इसोफेगस को आप क्या कह रहे हैं बच्चा? ओपनिंग ऑफ इसोफेगस को आप कह रहे हैं गलेट। और बाकी के 3 ऑप्शंस भी जरा डिस्कस कर लें, देखें जरा। ग्लॉटिस, ग्लॉटिस अभी बताया, ग्लॉटिस क्या है? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है एंट्री ऑफ फूड इनटू द एपिग्लॉटिस। लैरिंक्स क्या है? लैरिंक्स आपका वॉइस बॉक्स है। और फेरिंक्स क्या है? फेरिंक्स आपका कॉमन पैसेज है बच्चा फूड एंड एयर का, कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। अभी तक तो बच्चा आपको याद हो गया होगा, है ना? अब तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन गलत नहीं करोगे एग्जाम में, राइट? ठीक है बच्चा, आगे बच्चा बात करते हैं हम लोग 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। द वाल्व बिटवीन स्टमक एंड इसोफेगस इज कॉल्ड गैस्ट्रिक वाल्व, इलियोसिकल वाल्व, पाइलोरिक स्फिंक्टर या फिर स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। जवाब दीजिए बच्चा कमेंट सेक्शन में। स्फिंक्टर्स पर क्वेश्चन है, स्फिंक्टर्स पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता है, आपको सारे स्फिंक्टर्स इंपॉर्टेंट याद करने हैं। कम ऑन बच्चा जवाब दीजिए। वेरी गुड स्टूडेंट्स, जो बच्चे जवाब दे चुके हैं बहुत बधाइयां मेरी तरफ से। चलिए जवाब देखते हैं। सो सही जवाब है बच्चा गैस्ट्रिक वाल्व। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर डायग्राम के थ्रू आंसर बताऊंगी। क्वेश्चन है द वाल्व बिटवीन स्टमक एंड इसोफेगस इज, स्टमक है और इसोफेगस है, उसके बीच के वाल्व को क्या कहेंगे बच्चों? तो देखिए बच्चों डायग्राम में, ये ऊपर आ रही है इसोफेगस, ये है आपकी रेड कलर की इसोफेगस जिसको आप फूड पाइप कहते हो। ठीक है, ये है आपकी फूड पाइप जिसको आप इसोफेगस कहते हो। ये है आपका स्टमक
आपका ऊपर वाला डोम शेप पार्ट जिसको आप फंडस कहते हो, और ये है बच्चा आपका पहला पार्ट जिसको आप कार्डियक कहते हो, स्टमक का पहला पार्ट जिसको आप कार्डियक कहते हो, जहां पर आपका फूड पाइप आकर बेसिकली खुलने वाला है। तो बच्चा ये स्फिंक्टर जो है जो गाइड करता है फूड पाइप को इसोफेगस में, यानी कि इसोफेगस को कार्डियक में खुलने को, उसको बच्चा कहते हो गैस्ट्रिक वाल्व, या फिर इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हो। ठीक है, इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हो। ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हो और क्या कहते हो, गैस्ट्रिक वाल्व। तो सही आंसर है गैस्ट्रिक वाल्व। बाकी के जो तीन है, इलियोसिकल वाल्व, पाइलोरिक स्फिंक्टर एंड स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, बच्चा ये अभी फर्दर आपको डिस्कशन में पता लगेगा। सही आंसर फिलहाल गैस्ट्रिक वाल्व है। ठीक है, सही आंसर फिलहाल क्या है, गैस्ट्रिक वाल्व। आगे बच्चा बात करते हैं हम लोग 12th क्वेश्चन की ओर चलते हुए। रिवर्स फ्लो ऑफ फूड इन द स्टमक ऑफ रैबिट इज प्रिवेंटेड बाय यूवुला, पाइलोरिक स्फिंक्टर, इलियोसिकल वाल्व या फिर कार्डियक स्फिंक्टर। चलिए बच्चों फटाफट से सही जवाब देते हुए 10 सेकंड लेते हुए कमेंट सेक्शन में बढ़िया बच्चों की तरह जाके जवाब दे दीजिए। कम ऑन स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चा 10 सेकंड का टाइम हो गया है खत्म, और आप लोग दे चुके होंगे अभी तक सही जवाब एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम माई सेल्फ। तो बच्चा सही जवाब है इसका कार्डियक स्फिंक्टर। अभी आपको ऊपर बताया जो गैस्ट्रिक आपका स्फिंक्टर है जो आपका खोलता है इसोफेगस को कार्डियक वाले पार्ट में, उसको आप गैस्ट्रिक स्फिंक्टर कहते हो या गैस्ट्रिक वाल्व कहते हो। वो क्या होता है बेसिकली, वो आपका कार्डियक स्फिंक्टर होता है। वो क्या होता है बच्चा, आपका कार्डियक स्फिंक्टर होता है। अभी आपको बताया उसका नाम क्या रहेगा, कार्डियक स्फिंक्टर रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका सही जवाब रहेगा बच्चा इसमें कार्डियक स्फिंक्टर, सही जवाब रहेगा कार्डियक स्फिंक्टर। यूवुला क्या होता है बच्चा, यूवुला होता है आपका बकल कैविटी में होता है, ये बकल कैविटी में होता है, ओरोफैरिंक्स से नेजोफैरिंक्स में खाना जाने से रोकता है। यूवुला क्या होता है, बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है, ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड, ये प्रिवेंट करेगा बच्चा एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम नेजोफैरिंक्स, फ्रॉम एक्चुअली एंट्री ऑफ फूड टू नेजोफैरिंक्स फ्रॉम ओरोफैरिंक्स। ओरोफैरिंक्स से रोकेगा नेजोफैरिंक्स में खाना जाने को कौन, आपका यूवुला। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है। पाइलोरिक स्फिंक्टर और इलियोसिकल वाल्व अभी हम लोग फर्दर डिस्कशन में डिस्कस करने वाले हैं। कार्डियक स्फिंक्टर बच्चा आपका गैस्ट्रिक स्फिंक्टर को भी बोलते हैं, या फिर ऊपर जो आपने पढ़ा है ना गैस्ट्रिक वाल्व, उसको भी हम लोग बोल रहे हैं। तो कार्डियक स्फिंक्टर क्या करेगा बच्चा, खाना जो है ना, रैबिट भी बच्चा एक मैमल है, तो इसका भी जो है जो आपका डाइजेस्टिव इसका सिस्टम रहेगा वो हमारी तरह रहेगा। तो इसमें क्या होता है, जो फूड है वो पेट में आने के बाद वापस ना चला जाए मुंह की तरफ, तो रोकने का काम होता है किसका, कार्डियक स्फिंक्टर का या फिर गैस्ट्रिक वाल्व का। आगे बच्चों डिस्कशन करते हैं हम लोग किसका, 13th क्वेश्चन का। The original function of vertebral stomach is, options are storage, digestion, absorption and enzyme secretion। 10 सेकंड का टाइम लीजिए और जवाब दीजिए। ठीक है बच्चों, 10 सेकंड का टाइम खत्म हो गया है और आई होप आप लोग जाकर जवाब देकर आए हैं प्रॉपरली। सो द आंसर इज स्टोरेज। ठीक है, क्या क्वेश्चन था कि जो वर्टिब्रेट स्टमक होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो बच्चों को लग रहा होगा डाइजेशन। नहीं बच्चा, आपको पता है मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, तो नहीं। अब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन भी कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन दोनों का जो जवाब आएगा वो आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। एंजाइम सिक्रेशन भी बच्चा फिर ड्यूडेनम में ही होगी सबसे ज्यादा। लेकिन तुम लोग जब खाना खाते हो तो क्या बोलते हो, मेरी इंटेस्टाइन भरी भरी सी लग रही है, नहीं मेरा पेट भरा भरा सा लग रहा है। तो स्टोरेज जो है वो फंक्शन है वर्टिब्रल स्टमक का फर्स्ट यानी कि मेजर फंक्शन। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है स्टोरेज। ये देखिए, ये एक बियर है, ये खाना खाकर एकदम से इसका पेट भरा हुआ महसूस हो रहा है। सेम आपके साथ होता है और सेम सभी वर्टिब्रेट्स के साथ होता है। सो वर्टिब्रल स्टमक का जो मेजर फंक्शन रहेगा बच्चा वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका स्टोरेज। आगे बच्चा बात करते हैं। narrow distal part of stomach leading to small intestine is called cardiac, pyloric, pharynx या duodenum। देखिए बच्चा 10 सेकंड का टाइम ले लीजिए और जवाब दे दीजिए। पढ़िए क्वेश्चन को, 4 ऑप्शंस मैंने पढ़ा तो दिए, एक बार दीजिए जवाब।
ठीक है बच्चा, आप लोगों का टाइम खत्म। नैरो डिस्टल पार्ट ऑफ स्टमक लीडिंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड। ये हमसे ये पूछना चाहते हैं कि स्टमक का जो लास्ट वाला पार्ट है वो इंटेस्टाइन के फर्स्ट वाले पार्ट में खुलता है, उस लास्ट वाले पार्ट का नेम क्या है। तो इसके लिए बच्चा आपको पता होनी चाहिए स्टमक की क्या, स्टमक की आपको पता होनी चाहिए डायग्राम। सो इसका है पाइलोरिक आंसर। तो मैं आपको स्टमक का डायग्राम बना के दिखाती हूँ। देखिए स्टमक आपका जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप सभी को पता है, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, आपका जो फर्स्ट पार्ट है स्टमक का वो रहेगा कार्डियक। उसके बाद ये आपका डोम शेप पार्ट होता है ऊपर, जिसे आप फंडस कहते हो। ठीक है, इसमें गैस भरी होती है और इसे बच्चा मेन बॉडी कहते हो। इसे क्या कहते हो, मेन बॉडी। और नीचे जो स्टमक जो है नैरो सा पोर्शन दिखाता है, इसे बच्चा कहते हैं हम लोग क्या, पाइलोरिक। इसे क्या कहते हैं, पाइलोरिक। और ये आगे खुल जाता है बच्चा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसके फर्स्ट पार्ट को तुम लोग कहते हो ड्यूडेनम। इसके फर्स्ट पार्ट को तुम लोग क्या कहने लग रहे हो, ड्यूडेनम। और ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो चुके हैं, ड्यूडेनम ऑनवर्ड्स। तो लास्ट नैरो पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहा है स्टमक का, उसका नाम क्या है बच्चा, पाइलोरिक। ठीक है, तो सही आंसर है पाइलोरिक। देखते हैं बाकी के तीन ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। तो कार्डियक, कार्डियक तो बच्चा फर्स्ट पार्ट है स्टमक का। पाइलोरिक हमारा सही आंसर है। फेरिंक्स बच्चा अगेन कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। और ड्यूडेनम क्या है, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये तो स्टमक का पार्ट है ही नहीं। तो पाइलोरिक आपका क्या हो गया, सही जवाब। आगे बच्चा बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ एन एम्प्टी कॉन्ट्रैक्टेड स्टमक द म्यूकोजा इज थ्रोइंग इनटू फोल्ड नोन एज र्यूगे, क्रिप्स, बोथ या नन। कमान बच्चों सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड का टाइम है। दो ही इसमें तो ऑप्शन है, अब दोनों है तो बोथ कीजिए, दोनों नहीं है तो नन कीजिए, दोनों में से एक है तो कोई एक टिक कीजिए। दीजिए बच्चों जवाब। वेरी गुड बच्चों, जिन बच्चों ने जवाब दिया है र्यूगे, क्योंकि सही जवाब है र्यूगे। ठीक है, देखते हैं क्यों सही जवाब है र्यूगे। देखिए बच्चा, जो र्यूगे होता है इसे र्यूगे कहते हैं। ये आपकी म्यूकोजा लाइनिंग की प्रोमिनेंट फोल्ड्स हैं। ये आपके म्यूकोजा लाइनिंग के प्रोमिनेंट फोल्ड्स हैं बच्चा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं स्टमक में ये र्यूगे है। ये र्यूगे क्या करता है बच्चा, ये जो आपका र्यूगे है ना, ये काम क्या करता है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर अब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया इंक्रीज करता है ताकि फूड की प्रॉपरली डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, तो र्यूगे कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक में। और किसकी ये डिराइवेशन होती है, म्यूकोजा लेयर की। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकोजा लेयर होती है ना सबसे अंदर, उसकी जो है डिफरेंशिएशन होती है र्यूगे। तो जवाब आएगा र्यूगे। सेकंड ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है बच्चा क्रिप्स का, क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन आप अभी ऊपर पढ़ के कहाँ होता था, आपने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, वो कहाँ होता है बच्चा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है आपका क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन। तो सही जवाब आपका रहेगा बच्चा र्यूगे का। आगे बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन विच लेयर ऑफ स्टमक आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लोकेटेड, सिरोसा, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा या मस्कुलरिस म्यूकोजा। 10 सेकंड का टाइम लीजिए बच्चा और जवाब दीजिए, कम ऑन। हो गया बच्चा जवाब। चलिए डिस्कस करते हैं। जिन्होंने सही जवाब दिया बहुत अच्छे बच्चा, प्लीज पार्टिसिपेट एक्टिवली इन दिस मॉक टेस्ट सीरीज। ये मॉक टेस्ट सीरीज आप ही के लिए एक्सक्लूसिवली बनाई गई है, जिसका नाम है अश्वत्थ फ्री एमएनएस मॉक टेस्ट सीरीज। इसमें बच्चा हम लोग क्या करेंगे, 50 क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे हर एक चैप्टर के। ये 50 क्वेश्चंस कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं, बल्कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एमएनएस में आ सकते हैं, ताकि हम आपकी सीधी सीधी तैयारी करवा सके AIR1 की। ठीक है, और बच्चा क्या है, बी पर्सोनिफाइड के थ्रू ये इनिशिएट किया गया है। ठीक है, इसका क्या मोटो है, बी पर्सोनिफाइड के थ्रू इनिशिएट करा गया है। मोटो क्या है आपका, सिलेक्शन। मोटो हमेशा रहता है आपका सिलेक्शन बच्चा, उसके अलावा हमारा कोई मोटो नहीं रहता है। ठीक है, तो इन विच लेयर ऑफ स्टमक आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर लोकेटेड, देखते हैं बच्चा। अभी आपको बताया र्यूगे। र्यूगे क्या है बच्चा, र्यूगे आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, किसकी जो है कौन सी लेयर की डेरिवेशन होती है बच्चा, म्यूकोजा लेयर की, म्यूकोजा लेयर की। तो इसी तरीके से जो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वो भी बच्चा किसके होते हैं, म्यूकोजा के डिफरेंशिएशन होते हैं, म्यूकोजा लेयर की। याद रखेंगे बच्चा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमेशा म्यूकोजा लेयर के डिफरेंशिएशन होते हैं। तो सही जवाब आएगा म्यूकोसा।
बाकी की जो 3 लेयर्स है सिरोसा, सबम्यूकोसा और मस्कुलरिस म्यूकोसा, वो आपका नहीं है सही आंसर। आंसर है आपका म्यूकोसा। आपका सही आंसर है म्यूकोसा। ये डायग्राम देखिए बच्चा ध्यान से। सबसे बाहर वाली लेयर सिरोसा, फिर है इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, जिसको मिलाकर मस्कुलरिस बोल रहे हो, फिर है सबम्यूकोसा, लास्ट में है म्यूकोसा, अंदर है ल्यूमन। तो जो म्यूकोसा वाली लेयर है यानी कि ये वाली लेयर, यही वाली लेयर बनाती है क्या, आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, किसके, आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के। डाइजेस्टिव जो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उसको कौन बनाता है बच्चा, उसको म्यूकोसा बनाते हैं। सही आंसर इज गोइंग टू बी योर म्यूकोसा। जिन बच्चों को बच्चा ऐसा लग रहा है कि तैयारी नहीं हुई है ठीक से और अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे भूलिएगा मत, आपका सारथी बैच स्टार्ट होने वाला है। सारथी बैच बच्चा स्टार्ट होने वाला है 15 फरवरी 2022 से। आपको बच्चा यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, आपको यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, वो भी आपको डेप्थ में। वो भी किसमें, डेप्थ में। कौन करवाएंगे, हमारे सीनियर आपको फैकल्टीज करवाएंगे। सीनियर आपको फैकल्टीज प्रोवाइड होंगी फॉर ईच सब्जेक्ट। सिर्फ बायो नहीं बच्चा, वहां पर हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा आपके एमएनएस से रिलेटेड। साथ में आपको बच्चा क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड होगा हर एक चैप्टर में, हर एक आपके टॉपिक पर। और साथ में आपको क्या मिलेंगे बच्चा, टेस्ट सीरीज। जैसे अभी आपको मॉक टेस्ट देकर समझ में आ रहा होगा ना कि आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही है, या फिर तैयारी तो हो गई है लेकिन कहीं ना कहीं एक रिवीजन की कसर रह गई है। ऐसे ही बच्चा टेस्ट सीरीज भी अब जब आप देंगे बैच में आके तो आपको पता लगता रहेगा टाइम टू टाइम क्या करना है। और जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता, ना हम आपको छोड़ने वाले हैं, ना आपको आपकी तैयारी छोड़ने देने वाले हैं, ठीक है। तो जब तक आप एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हो जाते हैं, जब तक आप कॉलेजेस में सिलेक्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक नो छुट्टी फ्रॉम द पढ़ाई, ठीक है। और छुट्टी नहीं है तो सारथी बैच ज्वाइन कीजिए। और इंक्वायरीज के लिए या फिर एनरोलमेंट के लिए स्क्रीन पर नंबर स्क्रॉल कर रहे होंगे, प्लीज डू कॉल दोज नंबर्स एंड or you can visit our website known as Be Personified website। आप Be Personified जिन्होंने आपके लिए ये अश्वत्थ MNS फ्री मॉक टेस्ट सीरीज चलाई है, वहां पर जाकर भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरीज कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बच्चों बात करते हैं हम लोग 17th क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स आर लोकेटेड इन, ऑप्शंस आर islets of Langerhans, kidneys and secrete renin, gastric epithelium and secrete HCl, and gastric epithelium and secrete pepsin। देखिए बच्चा 10 सेकंड का टाइम दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, अच्छे से पढ़िए और जवाब दीजिए। ओके बच्चा, आई होप आप लोग सब अच्छे से जवाब दे चुके होंगे। तो चलिए बच्चा हम लोग क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्जेंटिक सेल्स के बारे में। बच्चा पूछा गया है ऑक्जेंटिक सेल्स कहाँ होते हैं। पहले तो मेरी बात सुनिए, ऑक्जेंटिक सेल्स आपके स्टमक में होते हैं। रिलीज क्या करते हैं, रिलीज करते हैं HCl। स्टमक जो आपका HCl रिलीज करता है बच्चा, वो ऑक्जेंटिक सेल्स की हेल्प से रिलीज करता है। और स्टमक के लिए वर्ड यूज होता है गैस्ट्रिक, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा बच्चा, गैस्ट्रिक एपिथेलियम में प्रेजेंट है और क्या सिक्रीट करते हैं, HCl सिक्रीट करते हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स आर लोकेटेड इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, नहीं बच्चा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आपके पैंक्रियाज में होते हैं और वो सिक्रीट नहीं करते हैं। किडनीज और रेनिन, नो बच्चा, किडनी में जब होता ही नहीं है तो रेनिन कैसे सिक्रीट करेगा। गैस्ट्रिक एपिथेलियम यहां तक सही है, पर सिक्रीट पेप्सिन, ना नो पेप्सिन सिक्रीशन बट योर HCl सिक्रीशन, ठीक है। तो आपके जो ऑक्जेंटिक सेल्स है वो क्या करते हैं, HCl सिक्रीट करते हैं। तो सही जवाब आएगा बच्चा आपका HCl। ये आपके टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है जिसे आप कहते हो HCl, और सही जवाब भी आपका आएगा HCl। आगे चलते हैं बच्चा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl इज सिक्रेटेड इन द स्टमक बाय। अब ऑक्जेंटिक जो बच्चे ढूंढ रहे हैं बच्चा, उसका एक और नाम होता है, वो आपको पता होना चाहिए, वही इसका सही जवाब भी है। तो 10 सेकंड का टाइम लीजिए और जवाब दीजिए। ऑक्जेंटिक सेल्स का एक और नाम होता है जो HCl सिक्रीट करते हैं, तो दीजिए जवाब। सही जवाब है बच्चा आपका पेराइटल सेल्स, क्योंकि पेराइटल सेल्स को ही आप क्या कहते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स। तो याद रखेंगे, पेराइटल सेल्स का दूसरा नाम होता है ऑक्जेंटिक सेल्स। दोनों का ही काम क्या होता है, HCl सिक्रीट करना इन स्टमक। HCl को क्या करते हैं, ये स्टमक में सिक्रीट करते हैं ताकि वहां पर एसिडिक pH बना रहे। ये क्या करते हैं, एसिडिक pH मेंटेन करते हैं, जो जरूरी होता है किसकी एक्टिवेशन के लिए, आपके प्रो एंजाइम रेनिन के लिए। आपका प्रो एंजाइम रेनिन जो इन्फेंट्स में होता है, एंड आपका पेप्सिन, पेप्सिन और रेनिन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है HCl, ठीक है। तो कौन करता है, पेराइटल सेल्स। आगे बच्चा बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स नोन एज योर 19th क्वेश्चन।
The epithelial cells lining the stomach in vertebrates is protected from the damage by HCl is because HCl is too dilute, HCl is neutralized by stomach, the epithelial cells are resistant to the action of HCl, or the epithelial cells are covered by a mucus secretion. दीजिए बच्चा जवाब। ठीक है बच्चा, ये पूछ रहे हैं कि हमने अभी अभी देखा कि जो स्टमक है उसमें HCl निकलता है, ठीक है। अब HCl इतना ज्यादा एसिडिक होता है बच्चा, इट इज वेरी एसिडिक, इट इज वेरी एसिडिक, ठीक है। इसका pH ना 1 to 3 होता है और इतना ज्यादा एसिडिक किसी भी स्किन की लाइनिंग को खराब कर सकता है, डैमेज कर सकता है, इट कैन डैमेज स्किन। तो जो एपिथेलियल ऑफ स्टमक है उसको डैमेज क्यों नहीं कर रहा है, क्या रीजन हो सकता है? बिकॉज HCl इज टू डाइल्यूट? नहीं, HCl डाइल्यूट नहीं होता है, HCl काफी कॉन्सेंट्रेटेड होता है। HCl इज न्यूट्रलाइज्ड बाय स्टमक? नहीं, स्टमक ऐसा कुछ भी रिलीज नहीं करता जिससे HCl न्यूट्रलाइज्ड हो जाए। द एपिथेलियल सेल्स आर रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ HCl। क्या ऐसा हो सकता है कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो HCl के एक्शन से रेजिस्टेंट शो करें? तो नहीं बच्चा, ऐसा भी नहीं है। सही जवाब है म्यूकस। म्यूकस जो आपका सिक्रीट होता था, जो ल्यूब्रिकेशन करता था, वही आपके एपिथेलियल सेल्स की प्रोटेक्शन भी कर रहा है। सो जो एपिथेलियल सेल्स हैं जो लाइनिंग ऑफ स्टमक को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, वही प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं उसको HCl से। आगे बच्चा बात करते हैं, ये आपका सही आंसर है बच्चा, ये आपके गॉबलेट सेल्स हैं जो आपके सिक्रीट कर रहे हैं म्यूकस, और यहाँ पर आपकी सिक्रीशन हो रही है, ठीक है। आपकी क्या हो रही है, सिक्रीशन हो रही है। आगे बात करते हैं बच्चा हम लोग 20th क्वेश्चन, ब्रूनर्स ग्लैंड आर लोकेटेड इन वॉल ऑफ रेक्टम, म्यूकोसा ऑफ इलियम, सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक या सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। 10 सेकंड का टाइम लीजिए बच्चा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा जा चुका है, तो जवाब दीजिए ठीक से। आई होप आप सबको पता हो। वेरी गुड स्टूडेंट, जो बच्चे अच्छे से कमेंट सेक्शन में जवाब दे रहे हैं, वेल एंड डन। मेरी तरफ से आप लोग प्रॉपर्ली मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका जवाब सही है या गलत, कम से कम आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको पता है कि आप लोग अब तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और आप डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो बच्चा, ब्रूनर्स ग्लैंड आर लोकेटेड इन, एनसीईआरटी ब्रूनर्स ग्लैंड को शो करती है अपने आप में। तो ब्रूनर्स ग्लैंड जो बच्चे पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी, उन्हें पता होगा क्या होता है। ब्रूनर ग्लैंड पहले तो ड्यूडेनम में प्रेजेंट होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। दूसरी बात ये बच्चा कि ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो मॉडिफिकेशन है तुम्हारी सब म्यूकोजा लेयर की। अभी हमने 4 लेयर्स पढ़ी थी, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, आपकी मस्कुलरिस और सिरोसा। उसमें जो आपकी सब म्यूकोजा वाली लेयर है वो ड्यूडेनम ग्लैंड बनाती है, ठीक है। वो ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड बनाती है। तो आंसर वुड बी सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम। सब म्यूकोजा ऑफ स्टमक कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज ब्रूनर ग्लैंड इज लोकेटेड इन योर ड्यूडेनम रीजन। म्यूकोजा ऑफ इलियम, नहीं बच्चा, जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो एक्चुअली में सब म्यूकोजा की डिफरेंशिएशन है। वॉल ऑफ रेक्टम, नो, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन, तो नो, ठीक है। सो द सही आंसर इज योर सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। आगे बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये देखिए सॉल्यूशन, सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम, ब्रूनर्स ग्लैंड आर मॉडिफिकेशन ऑफ सब म्यूकोजा लेयर ऑफ ड्यूडेनम। So sorry for disturbing you in between. बट आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग कि इस टाइम पे जो आपका लेक्चर चल रहा है, इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ लेक्चर जहां पे आपके ये जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको वहां पर लाइव पढ़ाएंगे, आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, हर हफ्ते आपके टेस्ट भी लेंगे, आपको क्विजेस भी देंगे, आपको पीडीएफ नोट्स भी देंगे, हर एक चीज देंगे जो आपकी प्रिपरेशन के लिए एसेंशियल है। एंड वो सारी चीजें आपको मिलेंगी सारथी बैच के अंदर। इफ यू वांट टू एनरोल द सारथी बैच, नंबर जहां पर स्क्रॉल हो रहे हैं, कॉल अस नाउ एंड बुक योर स्लॉट नाउ बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड। सो एंजॉय लेक्चर। आगे बच्चा बात करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन 21, ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस, माल्टेस, HCl या ट्रिप्सिनोजन। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, जवाब दीजिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। करते क्या है वो अब आपका क्वेश्चन है। कम ऑन बच्चों, शाबाश मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया जो बच्चे जवाब दे रहे हैं। सो ब्रूनर ग्लैंड बच्चा जो तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, ड्यूडेनम में प्रेजेंट होता है। ये करता क्या है, ये म्यूकस सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट योर म्यूकस, ठीक है बच्चा। ये म्यूकस, अभी हमने बात की थी म्यूकस सिक्रीशन, म्यूकस है आपकी प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। म्यूकस आपकी किस में हेल्प करता है, आपकी किसमें, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। सो म्यूकस के काफी सारे फंक्शंस हैं। तो बेसिकली म्यूकस सिक्रीट करता है तुम्हारा ब्रूनर्स ग्लैंड। ऑफ कोर्स तुम्हारे गॉबलेट सेल्स भी सिक्रीट करते हैं, लेकिन भाई गॉबलेट सेल्स के पास कोई कॉपीराइट थोड़ी ना है,
म्यूकस का? म्यूकस तो कोई भी सिक्रीट कर सकता है, तो म्यूकस ब्रूनर्स ग्लैंड भी सिक्रीट करते हैं। माल्टेस नहीं, फालतू बात। HCl नो, बिकॉज HCl सिक्रीट होता है तुम्हारा कहाँ पे? स्टमक में। और ब्रूनर ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ट्रिप्सिनोजेन बिल्कुल नहीं बच्चा। सो ब्रूनर ग्लैंड सिक्रीट करता है तुम्हारा म्यूकस। आगे बच्चा बात कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इलियम इज last part of small intestine, not a part of small intestine, middle part of small intestine या first part of small intestine। देखिए बच्चा, इसके लिए आपको small intestine के सारे पार्ट्स पता होने चाहिए, तभी आप सही जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो दीजिए बच्चा, 10 सेकेंड टाइमर लगा दिया गया है, जवाब दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। बहुत अच्छे बच्चा, प्लीज डू पार्टिसिपेट। जो बच्चे आंसर दे चुके हैं बहुत बढ़िया। चलिए डिस्कस करते हैं, इलियम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये देखिए बच्चा, ये है तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पहला पार्ट है ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट है जेजुनम, तीसरा पार्ट है इलियम। तो बताइए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो क्या है? फर्स्ट है, मिडिल है या लास्ट है? ऑफ कोर्स लास्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सही जवाब आएगा लास्ट पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। बाकी के ऑप्शन अगर डिस्कस करने लगे तो हम ये देखेंगे कि तुम्हारा जो इलियम है वो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट। सही जवाब। नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल नहीं। मिडिल पार्ट कौन है बच्चा? मिडिल पार्ट है तुम्हारा जेजुनम, और फर्स्ट पार्ट कौन है बच्चा? तुम्हारा ड्यूडेनम। ठीक है, सो तुम्हारा जेजुनम लास्ट है और ड्यूडेनम सॉरी तुम्हारा मिडिल है और ड्यूडेनम तुम्हारा फर्स्ट है, और जो तुम्हारा इलियम है वो क्या है? लास्ट पार्ट है। ठीक है, आगे बच्चे बात करते हैं 23 क्वेश्चन। क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, स्टमक, इसोफेगस या ऑल ऑफ दीज? कम ऑन बच्चों, आंसर इट। जवाब दीजिए बच्चों। सो सही जवाब है बच्चा तुम्हारा इंटेस्टाइन, बिकॉज टिप्स ऑफ लिबरकुहन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंटेस्टाइन। ये देखिए बच्चा, ये तुम्हारा इंटेस्टाइन है, ये तुम्हारे क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन है। ये देख रहे हो, ये इनको क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन, ये क्रिप्स है, क्रिप्स शेप है बच्चा, ये इसको क्रिप्स बोलते हैं। ठीक है, सो क्रिप्स कहाँ प्रेजेंट है? तुम्हारे इंटेस्टाइन में। शाबाश स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ विलाई इज it secrete enzyme, it acts as nerve transmitter, it absorbs only protein material, or it increases surface area for the absorption of digested food। चलिए बच्चा बताइए, take your 10 second time and answer the question properly। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। सो विलाई का क्या काम होता है बच्चा? विलाई का काम क्या होता है? सोल्यूशन में देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है बच्चा आपका डी, आपका डी ऑप्शन सही है। ये देखो बच्चा, इसको विलाय कह रहे हो, ये देख रहे हो आप, इसको तुम लोग क्या कह रहे हो? विलाय कह रहे हो। ठीक है, इसको विलाय कह रहे हो। विलाय कहाँ प्रेजेंट है? अभी अभी बोला विलाय कहाँ प्रेजेंट है? जहां तुम्हारा क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन प्रेजेंट है। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। विलाय का बच्चा काम क्या होता है? बड़ा ही इसका कॉमन काम होता है सरफेस एरिया इंक्रीज करना फॉर अब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा फॉर अब्सॉर्प्शन। ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम किसका है? विलाय का। तो इट सिक्रीट एंजाइम? नहीं बच्चा, ये कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है। इट एक्ट्स एज नर्व ट्रांसमीटर? यहाँ नर्व ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। नर्व ट्रांसमीटर तुम्हारा एसिटाइलकोलिन होता है। ठीक है, एसिटाइलकोलिन इज वन ऑफ योर नर्व ट्रांसमीटर, या फिर डोपामीन हो जाता है ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। सो अब्सॉर्ब ओनली प्रोटीन मटेरियल? नहीं बच्चा। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड? एकदम सही। सो डी ऑप्शन जो है तुम्हारा करेक्ट है इस क्वेश्चन में। बहुत अच्छे बच्चा, जो लोग मेरे साथ साथ मॉक टेस्ट अपना दे रहे हैं, आप लोग सिलेक्शन के लायक हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। द लैक्टियल्स आर फाउंड इन, ऑप्शंस आर स्प्लीन, इंटेस्टाइनल विलाय, सलिवरी ग्लैंड या फिर मेमोरी ग्लैंड। दीजिए बच्चे सही जवाब। टेक योर 10 सेकेंड टाइम एंड आंसर इट प्रॉपर्ली। कम ऑन स्टूडेंट्स, वेरी गुड बच्चा। लैक्टियल्स के बारे में पूछा गया है, लैक्टियल्स कहाँ मिलते हैं? देखिए जरा सही जवाब क्या है। सही जवाब है बच्चा आपका इंटेस्टाइनल विलाय में। इंटेस्टाइनल विलाय में आपके क्या मिलते हैं? लैक्टियल्स मिलते हैं। ठीक है, तो लैक्टियल्स आपके कहाँ मिलेंगे? इंटेस्टाइन, जो अभी हम विलाय ऊपर पढ़ के आए हैं ना, उसमें लैक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्प्लीन, स्प्लीन क्या है बच्चा? स्प्लीन है आपका ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आपको ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो लीजिए आपका एक और क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। सलिवरी ग्लैंड? नहीं बच्चा, सलिवरी ग्लैंड माउस में प्रेजेंट होते हैं, इट सिक्रीट्स योर
सलाइवा, ठीक है, ये आपका सलाइवा सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं। मेमरी ग्लैंड नहीं बच्चा, मेमरी ग्लैंड क्या करता है, मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है, तो इसका कोई रोल नहीं होता, लैक्टेल्स यहाँ नहीं प्रेजेंट होते हैं। सो लैक्टेल्स आर प्रेजेंट इन योर इंटेस्टाइनल विलाई। तो सही जवाब बच्चा क्या रहेगा आपका, इंटेस्टाइनल विलाई आपका जो रहेगा सही जवाब रहेगा। तो बेसिकली बच्चा हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।